हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है बिफोर यूपीएससी और मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश कुमार गिरी। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक कह सकते हो ज्वलंत मुद्दे को लेकर के आया हूं। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नई योजना लाई है जिसका नाम है अग्निपथ योजना। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है अग्निपथ योजना, जिसके तहत सेना में कुछ नई एंट्री होने वाली है। कुछ नए तरह के जो हमारे सिपाही हैं उनकी भर्ती होगी। और इस ऐसा देखा गया है कि खास तौर पे 15-16 जून के आसपास बिहार के बहुत सारी जगहों पे, खास तौर पे बक्सर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना और कई अन्य राज्यों में भी इस योजना का बहुत ही बड़े पैमाने पे विरोध हो रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि केंद्र सरकार की ये अग्निपथ योजना है क्या, ये अग्निवीर जो है उस अग्निवीर के क्या क्या फायदे और नुकसान होंगे, इस योजना का क्यों विरोध हो रहा है और खास तौर पे जो एयर बलून थ्योरी है यहाँ पे वो किस तरह से वर्क करती है और क्यों सरकार ने ऐसी योजनाओं को बिल्कुल डायरेक्ट रूप में लाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो देखिए, मैंने हमेशा ये बोलता हूँ कि एक नीति श्लोक का जो आपका श्लोक है नीति सार का, कि प्रलय भिन्न मर्यादा भवंती कील सागरा सागरा भीम इच्छन्ति प्रलय अपि न साधवा। यानी जिस तरह सागर भी अपने धैर्य को तोड़ देता है, खास तौर पे जब समुद्र में सुनामी उठती है तो सागर भी अपनी मर्यादाओं को तोड़ करके बिल्कुल अपने उसके आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ ला देता है, सुनामी ला देता है। लेकिन जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, वो अपनी मर्यादा किसी भी परिस्थिति में तोड़ते नहीं हैं। और सेम इसी प्रकार की चीज आप कह सकते हो कि हमारे इंडियन आर्मी या इंडियन मिलिट्री जो है, इसको आर्मी ना कह करके अगर मैं इसको इंडियन मिलिट्री सर्विस बोलूं तो ये बिल्कुल ये सटीक बैठता है कि हर एक परिस्थिति में हमारी जो मिलिट्री है वो अपने धैर्य को बना के रखती है। चाहे वो पत्थरबाजों का मामला हो, चाहे वो कश्मीर में आपकी तो बाढ़ के समय इन्हीं पत्थरबाजों को, इन्हीं देश के गद्दारों को बचाने की बात हो या फिर किसी भी तरह के ऑपरेशन की बात हो, ऑपरेशन गंगा हो, ऑपरेशन वंदे भारत हो, ऑपरेशन नमस्ते हो, हर जगह आपको भारतीय सेना का पराक्रम और धैर्य दोनों देखने को मिलेगा। जबकि आप भारत के आसपास के देखो देशों में देखें तो ये बहुत बड़े पैमाने पे जो सेना का दबदबा देखने को मिलता है, खासतौर पे म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान। आप जानते हो कि वहाँ पर म्यांमार और आपके पाकिस्तान में कई बार तो मिलिट्री कू, तख्ता पलट जिसको बोलते हैं, वो भी हो चुका है। लेकिन हमारी इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद हमारी सेना हमेशा अपने धैर्य को बना कर रखती है और हमेशा सरकार के ऑर्डर को फॉलो करती है। तो देखिए, इसी के लिए जो हमारा एक हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता थी, जो उनसे बेहतर तो कोई नहीं गा सकता, बट कोई नहीं, मैं ट्राई करता हूँ कि वृक्ष हो भले कड़े, हो घने या हो बड़े, एक पत्र छांव भी तू मांग मत, मांग मत तू मांग मत, ये अग्निपथ, ये अग्निपथ, ये अग्निपथ। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुके कभी, तू ना मुड़े कभी, ये कर शपथ, ये कर शपथ, ये कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अर्श श्वेत रक्त से है लथपथ, 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 अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता है दोस्तों, ये इस इंसान की मार्मिकता को दिखाता है कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने इस अग्निपथ पे, अग्निपथ यानी क्यों बोला जाता है पहले इसको थोड़ा समझे। अग्नि हमारे हिंदू धर्म में सबसे शुद्ध रूप माना जाता है और अग्नि पे ही हर चीज की आपकी गुणवत्ता को हम लोग चेक करते हैं। सोने को भी देखो तो आग में तपा के ही उसकी क्वालिटी पता की जा सकती है। आपने रामायण में भी देखा होगा कि सीता ने भी अपनी शुद्धता की परीक्षा अग्नि के थ्रू ही दी थी। तो आग हमारे हिंदू धर्म में सबसे शुद्ध माना जाता है, इसलिए बोला जाता है कि जो अग्निपथ है वो सबसे कठिन है। और अगर आप अग्नि पे चलने का मादा रखते हो तो आप वाकई बहुत बड़े वीर हो। तो इसीलिए जो नई योजना है, इस नई योजना का नाम भी रखा गया है अग्निपथ योजना। अब इसमें होगा क्या वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप अगर थोड़ा बहुत भी सेना में इंटरेस्ट रखते होंगे तो इस चेहरे को आप जरूर जानते हो। ये है भारत के वन एंड ओनली आपके फील्ड मार्शल, जो कि सेना में सर्वोच्च रैंक हुआ करते थे। अभी जो आप सीडीएस देखते हो ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो पहले फील्ड मार्शल हुआ करते थे ऐसे, और भारत में एक ही फील्ड मार्शल थे जिनका नाम था सैम मॉनिकसॉ।
और ये एक बिल्कुल लेजेंडरी पर्सन थे, जिनको अगर मैं बताऊँ तो कभी आपको मौका मिले तो 1971 की युद्ध की लड़ाई की किताब पढ़िए। इन्होंने अकेले अपने बलबूते पे उस युद्ध को जो है मोड़ने का मादा रखा था। तो इन चीज़ों को आप देख सकते हो। और जहाँ तक भारतीय सेना की बात है तो देखिए, भारत में हर तरह की नौकरी लोग करते हैं, क्योंकि ये डिमांड है, ज़रूरत है और बेरोजगारी है। लेकिन इंडिया में आमतौर पर देखा जाए तो सबसे बड़ा क्रेज शायद तीन चार चीज़ों का ही है। एक तो आपकी क्रिकेट, दूसरा अगर आप देखो तो सेना, क्योंकि सेना अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रेज है। फौज में जाना पैसों से बढ़कर बहुत कुछ होता है। और तीसरा, अगर आप देखो तो आईआईटी, यूपीएससी इस तरह के जॉब को देखो तो कुछ 3-4 ऐसे ही हैं जहाँ पर आपको एक क्रेज़ दिखेगा, एक जुनून दिखेगा, जिसमें सेना शायद सबसे ऊपर है। क्योंकि सेना में जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है, एक बहुत बड़ा अपने आप में ही गरिमामय चीज़ होती है। तो यहाँ पर आप देखो हर एक परिस्थिति, चाहे आपका उनको ये पता हो कि युद्ध में क्या होने वाला है, जैसे अभी आप रूस यूक्रेन युद्ध को जान रहे हो, यूक्रेन के सैनिकों की स्थिति भी आप जान रहे हो, उनको हर चीज़ पता है, फिर भी वो अपने अग्निपथ पे चलते जा रहे हैं। हर एक परिस्थितियाँ अपने दोस्त, चाहे वो उनको छोड़ना क्यों ना पड़े। हम नॉर्मल इंसान एक अपने सगे संबंधियों से बिछड़ जाते हैं, तो महीनों तक मायूस रहते हैं। वहाँ बैटलफ़ील्ड में ऐसे हालात होते हैं कि आप अपने दोस्तों को एक पल में अगर उनको कुछ होता है, आपको छोड़ के आगे निकलना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते, तो फिर आप बहुत ज़्यादा नुकसान झेल पाएँगे। तो हमारी सेना जो है, चाहे वो आपका कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे आपकी पहाड़ियाँ हो, चाहे पठार हो, चाहे गलवान की घाटी हो या सियाचिन हो, चाहे आपका थार मरुस्थल हो या फिर आपकी गलवान की वो झड़प वाली बरसी हो, या ये सभी जगह पे आपको हमारे जो हीरोज़ हैं, अपनी वीरता का परिचय बिल्कुल बखूबी देते हैं। और इसीलिए देखिए, हमारे सबसे अच्छे दुश्मन जो है पाकिस्तान, उसके प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी बोला था कि भारत पे कोई भी सेना, कोई भी देश अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये खुददार कौम है। ये मर मिट जाएगी लेकिन कभी भी खुद को सरेंडर नहीं करेगी। और इसलिए बोला जाता है कि जो असली हीरो होते हैं वो सुपर कार्स नहीं चलाते, वो चलाते हैं बैटल टैंक्स, वो चलाते हैं आपके मि मिराज, सुखोई, मिग-30, तेजस जैसे फाइटर प्लेन्स, जो वास्तव में रफ्तार के सौदागर हैं। ये जो आप देख रहे हो ना हवाएँ दोस्तों, ये वास्तव में हवा नहीं है, ये सोनिक बूम है। यानी ये प्लेन जब ध्वनि की रफ्तार से भी तेज चलती है तो ऐसी कुछ चीज़ें बनती है। यानी असली सुपर आपकी स्पीड तो इन चीज़ों की होती है, जहाँ पर आपको आपकी मिली मिलियन सेकंड में आपको रिएक्शन देना होता है और बिल्कुल अपनी चीज़ों को करना होता है। यहाँ पर अगर आप इनकी मैन्युवरेबिलिटी को देखो, जो इनके प्रदर्शन है, जो इनकी कलाबाजी है, तो शायद ही कोई जॉब आपको इतना फ़ैसिनेट कर पाए। चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारी नेवी हो, चाहे हमारे एयर फ़ोर्स हो। हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह पे इनकी पराक्रम आपको देखने को मिलेगी। चाहे इनका सबमरीन, आपकी एयरक्राफ्ट, उसके बाद फिर देखो डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, हेलीकॉप्टर्स, मतलब अपने आप में फ़ैसिनेटिंग है। और इन महिलाओं की वीरता की क्या कहानियाँ कही जा सकती हैं। असली भारत की वीरांगनाएँ यही हैं दोस्तों, और इनके सामने तो आपकी किसी भी हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड कोई भी हीरोइन नहीं टिक सकती, क्योंकि ये असली एक्ट्रेस है, असली जाबाज है, असली वीरांगना है। तो इनको एक सैल्यूट है। ये आप देखिए एएमसी यानी मेडिकल कॉर्प्स है ये आर्मी की। ये हैं आपकी पायलट शिवांगी, यानी नेवी की पहली महिला थी ये। और यहाँ पर भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह, ये तीनों एयरफोर्स की फर्स्ट 3 आपके फाइटर पायलट्स। तो इनका रोल भी उतना ही अहम हो जाता है, जहाँ पर आप कंधे से कंधा मिलाकर के अपने पुरुष दोस्तों के साथ ही नहीं, उनसे आगे भी निकल रही हैं और हर तरफ पराक्रम बिखेर रही हैं। तो अब बात करते हैं हमारी सेना की फॉर्मेशन की। देखिए, हमारी जो इंडियन मिलिट्री है या इंडियन आर्म फोर्स है, इसमें आम तौर पे 2 तरह के आपके डिफेंस फोर्सेस आती है। एक वो जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, जिसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स और साथ ही साथ आपको एक और देखने को मिलेगा इंडियन कोस्ट गार्ड, जो हमारे तटों की रक्षा करता है। और उसके साथ-साथ आपको दिखेगी कुछ आर्म फोर्सेस, जिसको पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस कहा जाता था, जो दिखेगी आपको एमएचए के यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत, जिसके हेड होंगे आपके गृह मंत्री। इसमें आपको देखने को मिलेगा सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आपकी आईटीबीपी,
बीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल्स, ये कुछ ऐसे पैरामिलिट्री फोर्सेस देखने को मिलेगी। पहले इनको पैरामिलिट्री बोला जाता था दोस्तों, लेकिन अभी इनका नाम चेंज करके आर्म फोर्सेस कर दिया गया है। तो इन सभी सेनाओं में आम तौर पे अगर आप देखो तो दो तरह की भर्तियां होती है। एक होती है परमानेंट कमीशन, जो आपकी 60 साल की आयु तक आपको वहां पर कमीशन किया जाता है। और दूसरा होता है आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन, एसएससी, जिसमें आपको आमतौर पे 15 सालों के लिए यहाँ पर जो है शॉर्ट टेन्योर पे आपको यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है या फिर कमीशन किया जाता है। उसके बाद आपको वहाँ से वीआरएस दे दिया जाता है या फिर आपको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। अगर आपका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा तो फिर आपको वो आगे कंटिन्यू करवा सकते हैं। ये एक एक्सेप्शन होता है आमतौर पे एसएससी 15 साल के लिए, और ये आपकी जो परमानेंट कमीशन है ये आपकी लगभग 20 साल की सर्विसेज के लिए या फिर 60 साल की आयु तक की होती है, जो आप अपने इच्छा अनुसार एक्सटेंड कर सकते हो। तो अभी देखिए इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अभी उससे पहले हमारे तीनों फोर्सेस के बारे में थोड़ा पढ़ ले। इंडियन आर्मी, जो भारत के सभी मिलिट्री फोर्सेस में सबसे बड़ा कंपोनेंट है। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं, वो सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारे सभी जो आर्म फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, इन सभी के जो आपके कमांडर होते हैं, सुप्रीम कमांडर, वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति। और उन्हीं के ऑर्डर पे भारतीय सेना कोई भी युद्ध, कोई भी चीज जो है अपना ऑपरेशन उन्हीं के ऑर्डर पे करती है। तो फाइनल जो सुप्रीम होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। अभी देखिए इंडियन आर्मी की बात करें तो यहाँ पर इनका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी सेवा परमो धर्मा, सर्विस को अपने से पहले रखना है। और ये चीज इन्होंने अपने काम से, अपने कारनामों से बखूबी अंजाम भी दिया है। इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इनके जो कुछ नोटेबल कमांडर हैं ये थे आपका फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, और फिर देखिए आपके जनरल के एस तमैया, ऐसे कुछ थे। और इसके अलावा और भी अनगिनत सूरवीर रहे हैं दोस्तों। इसकी स्थापना आमतौर पे 26 जनवरी 1950 को देखी जाती है, जो कि करंट सर्विस यानी जो अभी इसका नया नाम है वो आपका 26 जनवरी 1950 यानी रिपब्लिक डे के दिन से जाना जाता है। जबकि ये आपके ब्रिटिश इंडियन आर्मी के रूप में 1 अप्रैल 1895 से कार्यरत है। अगर आप इसकी साइज देखें तो लगभग 12,37,000 के आसपास इसके एक्टिव पर्सनल हैं, 9,60,000 आपके रिजर्व पर्सनल है, और यहाँ पर लगभग इसके पास 300 के आसपास जो है आपके एयरक्राफ्ट भी है। दूसरे इंडियन नेवी की बात करें तो सेम चीज़ है, ये भी एक ब्रांच है आपका इंडियन आर्म फोर्सेस का। इस राष्ट्रपति फिर से इसके सुप्रीम कमांडर होंगे। और जो इनके हेड होते हैं दोस्तों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ जिसको बोलते हैं, ये एक 4 स्टार आपके कमांडर होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो आपके इनके सुप्रीम होते हैं, आपके राष्ट्रपति तो सबसे सुप्रीम हो गए, उसके बाद जो अलग अलग ब्रांचेस के जो होंगे आपकी, तो वो होंगे उन 4 स्टार रैंक के होते हैं, और वो कमांड करते हैं, यानी वो चीफ होते हैं अपने एक आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के। यहाँ पर देखिए नेवी का अगर मोटो देखें तो ये है सन ऑफ वरुण, यानी जो वरुण, हमारे संस्कृत में वरुण जो है वो जल के और पृथ्वी के संतुलन के देवता माने जाते हैं। तो यहाँ पर इस मोटो के हिसाब से ये बोला गया कि जो हमारे जल के देवता हैं, वरुण देवता, वो हम में समाहित हो और हमको ऑस्पिस करे, हमको विजयी बनाए। सेम इसी तरह से अगर आप देखो एयरफोर्स का मोटो तो इसका है नव स्पर्श दीप्तम, यानी टच द स्काई विथ ग्लोरी, आसमान को बिल्कुल गरिमा के साथ, बिल्कुल एक अपने आत्मविश्वास के साथ छूना। इन तीनों का हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखो, तो वैसे तो सभी का फाउंडिंग डे, आपकी एयरफोर्स को छोड़ दो, तो इन दोनों की फाउंडिंग डे आपका 26 जनवरी है। लेकिन अगर आपको कभी पूछा जाए कि इन तीनों में सबसे पुराना कौन है, तो तीनों में सबसे पुराना है हमारी नेवी। क्योंकि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी या जो भी इस तरह की पुर्तगीज कंपनी आई थी, वो समुद्र के रास्ते से आई थी। और इसीलिए देखिए जो आपकी नेवी की स्टेब्लिशमेंट है वो 5 सितंबर 1612, यानी बहुत पहले, लगभग 409 साल पहले, एज ए ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन के रूप में हो गई थी। और यहाँ पर इनके पास भी कुछ ऐसे शानदार एयरक्राफ्ट्स हैं, सबमरीन्स हैं, कुछ ऐसे चिनूक हेलीकॉप्टर टाइप के, या फिर जो पोसाइडन है, इस तरह से बहुत सारे इनके पास भी एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स हैं। फिर आपकी एयरफोर्स, या आपकी जो एरियल वॉरफेयर है, यानी आसमान से जो जंग लड़ी जाती है, या फिर जो आपके रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं,
वो यहाँ पर एयरफोर्स के द्वारा बखूबी रूप से किया जाता है। खास तौर पे अगर आप 2013 के उत्तराखंड आपदा के बारे में अगर आप अवगत हों, तो वहाँ पर हमारी एयरफोर्स ने शानदार काम किया था। और इसलिए एयरफोर्स पे अभी एक फिल्म भी आई थी आपकी गुंजन सक्सेना पे, तो आप उस चीज़ को भी देख सकते हो। फिर इनके पास भी देखिए आपकी लगभग 2 लाख के आसपास की इनकी जो आपकी एक्टिव पर्सनल है, 1,70,000। और अभी देखोगे तो इनके पास बहुत सारे नए-नए हेलीकॉप्टर्स चिनूक है, चेतक है, ध्रुव है, फिर आपका सीएच है, अपाची हेलीकॉप्टर्स है जो हमने अमेरिका से खरीदा है, मिग-28, मिग-17, मिग-26 जैसे हेलीकॉप्टर जो हमने रसिया से खरीदा है, तेजस हमारा खुद का बनाया हुआ है, और सू-30 ये सब जो है ये आपके रशियन मेड है, जगुआर जो हमने यूके से खरीदा था, और मिराज ये हमारा मिराज और राफेल ये हमने फ्रांस से खरीदा है। तो ये इसके कुछ बेसिक्स आपको डिटेल मैंने दी है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इन तीनों के अभी जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, हेड हैं, वो कौन है, और अभी सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के बाद किसको बनाया गया है। चलिए फाइनली बात करते हैं इस स्कीम की, जो है आपका अग्निपथ स्कीम। तो देखिए इस स्कीम में दिया क्या गया है। सबसे पहले तो देखिए इसमें एक बोल रहा है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम है, यानी एक बदलाव है, एक संक्रमण है। इससे क्या होगा तो देखिए, तो आर्म फोर्सेस जो है बोला जा रहा है कि ये इम्प्रूव कर पाएंगे अपनी प्रिपेयरनेस को, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर आपके जो यूथ सोल्जर्स होंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखिए सिलेक्शन जो होगा बिल्कुल बेस्ट तरीके से होगा और ट्रांसपेरेंट होगा। यूथ को एक मौका दिया जाएगा, और जिसके कारण वो अपने देश के प्रति मर मिटने की भी अ, आपकी जज्बात को यहाँ पर यूटिलाइज कर पाएंगे। इसीलिए इसका मोटो भी रखा गया, मौका जिंदगी को जिंदा दिली से जीने का। और इसलिए इस तरह से हमारी जो नेशंस है, हमारे जो भारत है, उसकी जो सुरक्षा है उसको और सुदृढ़ किया जाएगा। अभी देखिए इसमें किया क्या जाना है और इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो देखिए लगभग अभी जो है हमारी कैबिनेट, हमारी सरकार ये बोल रही है कि लगभग सेना में 40% जितने भी हमारे मिलिट्री हैं, एक्टिव मिलिट्री, उसका 40% हम अग्निपथ या के थ्रू लाएंगे, और इससे जो हमारे सिपाही भर्ती होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, स्कीम का नाम अग्निपथ है, और जो ऐसे सिपाही जो यहाँ पर आएंगे उनको बोला जाएगा अग्निवीर। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो स्कीम है ये आपके ऑफिसर रैंक पे लागू नहीं होती है। यानी जो आपके ऑफिसर्स हैं वो उसकी रिक्रूटमेंट अग्निपथ के थ्रू नहीं होगी, ये याद रखिएगा। और इसके थ्रू आपकी जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हैं, इन तीनों की आपकी पैन कंट्री अग्निपथ स्कीम के थ्रू यहाँ पर रिक्रूटमेंट की जाएगी। 4 साल का टेन्योर होगा, और जिसमें आप 17 साल 6 महीने आपकी मिनिमम क्राइटेरिया रखी गई एज की, और 21 साल देख लो आपकी मैक्सिमम क्राइटेरिया है। आप 4 साल की सर्विस दे सकते हो। सरकार का कहना है कि इससे क्या होगा, इससे दो फायदे होंगे। एक तो हमें एनर्जेटिक आप हमारे पर्सनल मिलेंगे, दूसरा कि जो सिपाही जो यहाँ पर आ रहे हैं, एक तो उनको सेवा का भी मौका मिल रहा है, दूसरा उनकी बेरोजगारी दूर होगी, तीसरा उनको एक ही जिंदगी में दो अलग अलग लाइफ स्टाइल जीने का मौका मिलेगा कि आप 4 साल यहाँ सेना में रहो, और उसके बाद आपका 22-23 साल के बाद के एज में आप दूसरी नौकरी में भी स्विच कर जाओगे, तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर देखिए जो 4 साल की नौकरी के बाद बोला जा रहा है कि 75% जो आपके अग्निवीर हैं वो आपकी रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जबकि 25% अग्निवीर को आपके अगले 15 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। यानी उनकी जो एक्सटेंडेड होंगे उनकी टोटल सर्विस 19 साल की आएगी। अभी आपको याद हो तो शॉर्ट सर्विस कमीशन कितने की है, 15 साल की। लेकिन यहाँ पर अग्निवीर को 4 साल के लिए किया गया, और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो 25% अग्निवीर जो है अगले 15 साल पे जाएंगे, बाकी जो है उनको डिमोबिलाइज कर दिया जाएगा, और उनको दिया क्या जाएगा, सेवा निधि दी जाएगी, जो लगभग आपका 11.71 लाख के आसपास का आपका आएगा। और लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कोई पेंशन या ग्रेचुइटी नहीं है। अब ये आपकी मेन जड़ होगी, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा कि यही एक मेन मुद्दा है दोस्तों, जिसके कारण एक सरकार इस चीज को लेकर के आई है। और इसके साथ साथ देखिए तो यहाँ पर आपको एक मौका भी मिल जाएगा। इसलिए देखिए आपको जो स्लैश है आपकी बलूनिंग सैलरी और पेंशन है, इसको स्लैश करेगी, इसके बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले देखिए इनको मिलेगा कितना। तो एक तो इनका देखिए फर्स्ट ईयर का जो पैकेज होगा आपका 30,000 होगा, इन हैंड आपकी 21,000 मिलेगी, और 30% आपका यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो 30% देखिए ये कहाँ जाएगा, सेवा निधि में जाएगा। 30% जैसे 30,000 का 30 या 90,
यानी 9,000 रुपया आप सेवा निधि में डालोगे, 9,000 आपको सरकार देगी। और आपकी और उसके बाद आपको लगभग ये 10 लाख से लेके 11.71 लाख के बीच जाएगा, और ये आपका टैक्स फ्री होगा। इस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, और साथ ही साथ आपकी जो इंटरेस्ट इस पे मिलेगी वो अलग। साथ ही साथ इसमें देखिए आपको उच्च शिक्षा के लिए कौशल पात्रता प्रमाण पत्र भी मिलेगा, और आपकी क्रेडिट अंक भी मिलेगी। यानी हायर एजुकेशंस में आपको इसका फायदा भी मिलने वाला है। फिर देखिए सेकंड ईयर में 33%, फिर आपको थर्ड ईयर में 36, फिर फोर्थ ईयर में आपको 40,000 रुपये के आसपास मिलेंगी, और आपका 30% आपका जो है सेवा निधि में चला जाएगा। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है? एक तो कुछ जो लोग जो जानकार हैं वो इस चीज का विरोध इसलिए कर रहे हैं ताकि अ, उनका कहना है कि इससे क्या होगा, आप कंप्रोमाइज कर रहे हो अपने देश की सिक्योरिटी को, कि 4 साल में आप एक सोल्जर्स बहुत दिनों तक एक्सपीरियंस होल्ड करता है, और उसके बाद वो बैटल फील्ड के लिए रेडी हो पाता है। 4 साल के लिए आपको कोई भी आर्मी पर्सनल रेयरली ही उस लायक बन पाता है जितना कि एक पर्सनल को होना चाहिए। यानी एक बैटल फील्ड में जाने के लिए जिस ढंग से रेडी होना चाहिए, वो प्रिपेयर्डनेस 4 साल में नहीं आ पाती, क्योंकि सेना का नाम ही है। सेना का एक और मोटो है दोस्तों कि आपका नमक, नाम और निशान। तो ये जो निशान है वो भी एक मैटर करता है। आपने पैन इंडिया पे इसको डाला, यानी ये किसी एक रेजिमेंट से बिलोंग नहीं करेंगे। आप थ्रू आउट इनको कहीं भी किसी भी लोकेशन पे आप इनका ट्रांसफर कर सकते हो। तो एक वो चीज़ भी यहाँ पर जो है, जो एक रेजिमेंट से जो लगाव होता है वो भी खत्म हो रहा है। दूसरा, आप 4 साल में वो एक्सपीरियंस भी नहीं आ रही। तीसरी चीज़ अगर आप देखो तो यहाँ पर जो इनका आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड है, आपने उसको भी कंप्रोमाइज़ किया है। जो ट्रेनिंग पीरियड पहले 9 से 11 महीने की होती थी, अभी आपने उस ट्रेनिंग पीरियड को 6 महीने दिया है। तो 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग में आप सेना में भर्ती नहीं कर सकते। एक ये भी क्रिटिसिज़्म है। दूसरा, इसके कारण क्या होगा कि आपका बहुत सारे ऐसे 4 साल के बाद आपके 75%, मान लो कि 1 लाख की भर्ती कर रहे हो आप, 1 लाख में 75,000, तो 4 साल के बाद हर साल आपके यहाँ पर डिमोबिलाइज़ होंगे, जिसके कारण हमारे समाज में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी जो आर्म फोर्सेस को करके आए हैं, और जिनके अंदर ये दोधारी तलवार की तरह कार्य कर सकता है। एक तो हमारे समाज में शांति भी ला सकता है, लेकिन अगर यही युवा किसी दूसरी दिशा में भटकते हैं, तो हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। तो ये भी एक चीज़ बोली जा रही है। तीसरा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इनकी सैलरी है वो बहुत ही कम रखी गई है, और इसके कारण पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और फिर देखिए इन सभी चीज़ों का जो क्रक्स, कि अभी पिछले 2 साल से सेना की भर्तियाँ लगभग रुकी हुई है, इसके कारण भी आपकी जगह-जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब सरकार ने ऐसा किया क्यों? तो एक तो हमने बताया कि यहाँ पर सरकार जो बता रही है कि हमको आपका यंग ब्लड मिलेगा, ठीक है? और हमने अपने सिर्फ़ सिपाहियों को इससे भर्ती करना है, ऑफ़िसर से नहीं। तो जो एक नायक वाली भूमिका है, वो अभी भी हमारे परमानेंट कमीशन वाले के पास ही होगी। अब देखिए, सिप्री करके एक आपका इंस्टीट्यूट है दोस्तों दुनिया में, जो ये बताती है कि किस देश ने कितने खर्च किए। तो लगभग 2021 का ये आंकड़ा बताता है कि यूएस सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला है, फिर आपका चाइना, और इंडिया पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे है, 76.6 बिलियन डॉलर। लगभग अगर आपको इंडियन रुपए में बात करो तो ये लगभग आपका 5 लाख करोड़ से भी आगे जाता है दोस्तों। तो लगभग इतना रुपये खर्च आपका इंडिया हर साल अपने डिफेंस पे करता है, और उसके कारण देखो कि वर्ल्ड में जो आपकी इसकी हिस्सेदारी है, ये भी बहुत ज़्यादा आपको देखी जाती है। लेकिन नंबर तो बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा है कि 76.6 बिलियन डॉलर्स का ये खर्च करा है, लेकिन वास्तव में क्या ये 76.6 बिलियन डॉलर हमारे यूज़ में आ रहा है? देखते हैं। तो देखिए, हमारा जो डिफेंस बजट है कुल पैसे का, भारत सरकार जो कुल बजट निकालती है, उसके कुल बजट का लगभग 8% हमारा डिफेंस पे जाता है। और अगर आपकी होम मिनिस्ट्री और बाकी इस तरह की पुलिसिंग को देख लो, तो ये लगभग 13% के आसपास जाता है। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा जो आपका हिस्सा अगर आप देखो, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो डिफेंस बजट है, उस डिफेंस बजट में जो आपका पेंशन है, पेंशन बहुत ज़्यादा इसको होल्ड करता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो इस ग्राफ को, तो 2.45 लाख करोड़ आपका
यहाँ पर उसका बजट अगर रखा गया है, तो उसमें से 1.19 जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पेंशन में चला जाता है, और ये 1.16 जो है ये हमारे कैपिटल एलोकेशन है, जो जिससे हम चीज़ों को परचेज़ करते हैं। यानी आप समझो कि ये एक बलून की तरह वर्क करेगा। अभी मैं उसको और डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले देखिए, तो आर्मी की जितने भी आपकी डिफेंस बजट होती है, उसका एलोकेशन कुछ ऐसा है कि आर्मी को सबसे ज़्यादा 51%, फिर नेवी, फिर एयरफोर्स, फिर हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और डीआरडीओ को मात्र 6%। ये चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। डीआरडीओ जो हमारी डिफेंस रिसर्च करती है, जो हमारे नए नए आपके मिसाइल प्रणाली और बाकी इस तरह की चीज़ों को डेवलप करती है, उस पर मात्र हम 6% का खर्च कर रहे हैं। जबकि अगर हम लोग पेंशन की बात करें, तो पेंशन लगभग हमारा 10% से भी ऊपर जाता है। और इसके कारण क्या होता है कि आपका जो जिस तरह की प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, जिस तरह के हथियार हमारे पास होने चाहिए, हम वो कर नहीं पाते। और आए दिन आप न्यूज़ में सुनोगे कि इसके कारण क्या होता है कि हम किसी दूसरे देश से यूज़ किए गए हथियार, पुराने जहाज, पुराने सबमरीन, अभी आपने सुना होगा कि भारत राफेल से पुराने हथियार खरीदने वाला था। फिर कुछ दिन पहले अभी आपने सुना होगा कि हम रूस से जो है उनकी यूज़ की हुई पनडुब्बी यूज़ करने वाले हैं, अभी किराए पर लेकर के। उससे पहले भी आपने भारत में देखा होगा सर्विसेज में कि बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट्स, खास तौर पे नेवी के और एयरफोर्स के ऐसे हैं जो हमने दूसरे देशों से लिए, और ऐसे वो एयरक्राफ्ट हैं जो पहले उनके सेना में यूज हो चुके हैं। यानी आप कह लो बस सेकंड हैंड है। ठीक है। तो यहाँ सेना कंप्रोमाइज क्यों कर रही है? क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर पेंशन में जा रहा है, एक्टिव रोल में नहीं जा रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है कि सेना को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और वन रैंक वन पेंशन के आने के बाद ये और ज़्यादा बदतर स्थिति है। मैं यहाँ पर सही और गलत पे नहीं जा रहा दोस्तों, यहाँ मैं बस सिर्फ और सिर्फ फैक्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब सरकार ने इस चीज़ को कम करने के लिए यहाँ पर ये कदम उठाया है, लेकिन वो इस चीज़ को डायरेक्टली बता नहीं रही है। अभी देखिए, आपकी जो एलोकेशन होती है उसमें आपकी कुछ एमएचए वाले को भी मिलता है। एमएचए जो हमने बताया था कि जो आर्म फोर्सेज हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं, उसमें 4 फोर्सेज को भी एलोकेशन होता है। बीएसएफ जो हमारी पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर को गार्ड करती है, आईटीबीपी जो चाइना बॉर्डर को गार्ड करेगी, असम राइफल्स ये आपकी म्यांमार बॉर्डर को आपकी यहाँ पर प्रोटेक्ट करती है, और जो आपकी एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल, ये आपके नेपाल और भूटान वाले बॉर्डर को गार्ड करती है। तो आपसे एग्जाम में ऐसी चीज़ें भी पूछी जा सकती है कि हमारी पाकिस्तान सीमा को कौन देखता है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। अभी देखिए, तो एयर बलूनिंग पे बात करते हैं। तो अभी देखने में तो बजट हमारा 76.6 बिलियन डॉलर का है, लेकिन ये कुछ ऐसा है कि एक बलून टाइप का, कि देखने में ये बहुत बड़ा है लेकिन अंदर से खोखला। क्यों? क्योंकि अंदर में हवा भरी है। यानी आप पैसे तो इन्फ्यूज कर रहे हो डिफेंस में, लेकिन वो पैसे जा कहाँ रहे हैं? वो जा रहे हैं आपकी पेंशन में, वो जा रहे हैं उनके आपकी एड्स पे, वो जा रहे हैं उनके अलग अलग तरह की जो सेवाएं हैं उस पे। उसके कारण क्या हो रहा है कि एक तो आप जो है डेवलपमेंट पे, रिसर्च पे उतना खर्च नहीं कर पा रहे हो, जो यहाँ आप देख सकते हो। दूसरा, जो आपकी रिक्वायरमेंट करनी है, जो चीज़ें खरीदनी है, तो आपके पास उतना पैसा बचता नहीं है। इसलिए सरकार ने ये चीज़ें डिसाइड की है कि हम इस तरह से अग्निवीर्स को लाएँगे। तो उससे एक तो हमारा सरकार का जो है, जो यहाँ पर आपकी सैलरी बलूनिंग वाली चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर सरकार को इन्फ्यूज़ करना पड़ता है, और उसका कोई परिणाम दिखता भी नहीं है। तो मेनली सरकार वो इस कारण से इस अग्निपथ योजना को ला रही है, और इसके कारण देखा जाएगा कि सेना में जो है लगभग बहुत सारे नए-नए लोगों को मौका मिलेगा। तो आप अपने लेवल पे बता सकते हो कि सरकार जो बोल रही है कि हम युवाओं को मौका दे रहे हैं, एक ज़िंदगी में आप 2 अलग-अलग तरह की नौकरियाँ ट्राई कर सकते हो, आपको एक अच्छा लुक्रेटिव ऑफर्स है, सेवानिधि है, वो अच्छा है, या फिर यहाँ पर परमानेंट तरीके से ही होना चाहिए। एक और क्रिटिसिज्म जो है कि आपका पायलट प्रोजेक्ट होना चाहिए था, पहले इसको ट्रायल करना चाहिए था। तो ऐसी चीज़ों को किया जाना चाहिए था। तो ख़ैर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।